हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की ये जो मेन हमारा चैनल है यूट्यूब का, इस पे आखिरी कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी कॉर्पोरेट न्यूज, यस। अब इस चैनल पे कोई कॉर्पोरेट न्यूज नहीं आएगी। अब जो भी कॉर्पोरेट न्यूज आएगी वो रिसर्च वाले चैनल पर आएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप कॉर्पोरेट न्यूज में इंटरेस्टेड हैं, कॉर्पोरेट न्यूज से अपने ज्ञान को अपडेट करना चाहते हैं, कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनीज के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी के शेयर का एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो फिर वो वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो इस चैनल पर ये आखिरी कॉर्पोरेट न्यूज अब आ रही है, जो कि आज आपके सामने आ रही है। ठीक है जी, चलिए तो अपन लोग शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। और पहली न्यूज बहुत ही अच्छी है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, जो बता रही है कि अब हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। मतलब भारत के स्टॉक मार्केट में डीआईआई का जो शेयर है वो कई साल के बाद, ऑलमोस्ट शायद 22 ईयर्स के बाद एफआईआई से ज्यादा हो गया है। मतलब डीआईआई लीडिंग बाय द म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखी है। 25,000 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड हर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहां पर? इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये सब डीआईआई है। तो पहले एफआईआई हमें चलाते थे, परंतु अब डीआईआई हमें चला रहे हैं। हालांकि बड़ा क्लोज मार्जिन से उन्होंने बीट किया अभी डीआईआई ने। कैसे? मार्च 2025 तक का जो डेटा है वो बताता है कि डीआईआई 17.62% स्टेक होल्ड करते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में, एज कंपेयर टू 17.22% हेल्ड बाय द एफआईआई। अब इसका फायदा ये होता है कि एफआईआई का कोई माई बाप नहीं होता। वो आज यहाँ है, कल कहाँ है पता नहीं, बट हम लोग लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक हम घरेलू इन्वेस्टर्स, हम अपने म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड हमारी मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ये पैसा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यानी कि भारतीय स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ चल रही है। ये एक उसका मैच्योरिटी फेज चल रहा है। तो हम कह सकते हैं आगे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी प्लस भारत की स्टॉक मार्केट का भविष्य उज्जवल है। पाकिस्तान साइड से कोई बेवकूफ़ी ना हो तो भी चलेगा वो, क्योंकि बेवकूफ़ मुल्क है तो उसके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हालांकि एक झटका वो भी लगेगा, जो भी लगेगा 15-20 दिन का, ये मैक्सिमम 1 महीने का लगेगा, उससे ऊपर नहीं। देखते हैं आगे होता क्या है। बट हाँ जी, ब्राइट फ्यूचर है हमारा गोइंग फॉरवर्ड, एंड इसमें तो रेस्ट एश्योर रहना। चलिए जी, अगली खबर जो आप लोग भी बहुत बार कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे, वो खबर है जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर। जेएसडब्ल्यू स्टील किसकी कंपनी है? सज्जाद जिंदल ग्रुप की कंपनी है। सज्जाद जिंदल, जो कि जिंदल परिवार के अंदर सबसे सीनियर है और सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर इन्हें माना जाता है। अब हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊं तो 2017 के अंदर जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण पावर एंड स्टील को टेक ओवर किया था। अब जब ये टेक ओवर हुआ था तो 19,700 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान था। मतलब इसके क्रेडिटर्स को 19,700 करोड़ जेएसडब्ल्यू स्टील ने पे करने थे। 2 साल हो गए इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव हुए, परंतु ये काम नहीं हो पाया। जेएसडब्ल्यू स्टील ने यहाँ पर बहुत सारे ब्रीचेस किए से फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि हम कंपनी के अंदर फ्रेश इक्विटी लेके आएंगे। वो फ्रेश इक्विटी नहीं लेके आए। वो क्या लेके आए? वो डिबेंचर्स वगैरह के थ्रू पैसा लाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा जो क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना था, कुछ अमाउंट पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। रेजोल्यूशन प्लान के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी, देखो रेजोल्यूशन प्लान होता है कि अप्रूवल का प्लान, कि मैं एक अप्रूवल का प्लान सबमिट करता हूं, उसे एक स्कोर कार्ड में डाला जाता है और उससे स्कोर निकल के आता है। तो जेएसडब्ल्यू का जो स्कोर था वो जिन फैक्टर्स पे निकल के आया था, उनमें से ज्यादातर फैक्टर्स को उन्होंने पूरा नहीं किया। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन डाली गई कुछ क्रेडिटर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि सर इसने तो हमारा पप्पू बना दिया, बेवकूफ बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील ने क्या किया था। पहली बात, भूषण स्टील के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, उनके कंपनी के ऊपर भी, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी। वो सारे केसेस खत्म करवा दिए थे जेएसडब्ल्यू स्टील ने। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहता है कि जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में होती है और आप उस कंपनी को टेक ओवर करते हैं, तो फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपका साथ देता है उस टेक ओवर में, और कहता है कि जो भी उस कंपनी के खिलाफ, उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन चल रहा है, इंक्लूडिंग ईडी का एक्शन, वो भी हम खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील को सभी के सभी एक्शन से एग्जम्पशन मिल गई थी। प्रॉपर्टीज भी, भूषण स्टील की बहुत बड़ी स्टील मिल्स भी उसकी हो गई थी। लगभग 10% प्रोडक्शन यहां से हो रहा था भूषण स्टील के प्रोडक्शन मिल से। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जेएसडब्ल्यू ने अपने किए हुए वादों को पूरा किया ही नहीं
और गलत इंफॉर्मेशन देके गलत स्कोर जनरेट करवाया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे टेकओवर को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है, इलीगल घोषित कर दिया है। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि भूषण स्टील को उठा के भेज दिया जाएगा लिक्विडेशन के अंदर, और जेएसडब्ल्यू के ऊपर डेफिनेटली कुछ पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। केवल पेनल्टी नहीं, फ्रॉड के इल्जाम भी लगाए जा सकते हैं, उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में अलग से प्रावधान है, सेक्शन 65, 66, 67 ऑफ द आईबीसी के अंदर। फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा है कि हम इस ऑर्डर को कंटेस्ट करेंगे, हम इस ऑर्डर को रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, देखते क्या होता है, चांसेस कम है और बात भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर पढ़ो तो बात सही नजर आ रही है कि कंपनी ने वादे तो बहुत लंबे लंबे किए बट किया कुछ भी नहीं, तो इसलिए जो ऑर्डर पास किया गया और उसका इंपैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे भी आपने देखा होगा। न केवल कंपनी का शेयर प्राइस बल्कि कंपनी की और सिस्टर कंसर्न या वे और सब्सिडरी के शेयर प्राइस भी धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो गए, पूरे के पूरे इनफैक्ट जिंदल ग्रुप के शेयर्स। चलिए, सज्जान जिंदल जो है वो अगेन सबसे लीडिंग एंटरप्रेन्योर है जिंदल पूरे परिवार में, और अगर इनके साथ ऐसा डिसीजन आता है तो फिर थोड़ा सा ना ट्रस्ट फैक्टर हिल जाता है पूरे के पूरे जिंदल ग्रुप पे। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और ये आगे रिव्यू पिटीशन फाइल करने की सोच रहे हैं, जैसे जैसे होगा आगे देखते हैं। फिलहाल अगर हम अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है कोका कोला को लेकर, कोका कोला इंडिया। अब कोका कोला इंडिया की बात करें तो वहां पर जो बॉटल वगैरह का बिजनेस है ना, वो सारा कोका कोला अपनी एक होल्डिंग कंपनी के थ्रू देखती थी जिसका नाम था हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब ये होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे एक बड़ा अभी रिसेंटली शोर मचा था मार्केट में कि एलसिड इन्वेस्टमेंट नाम का शेयर, अच्छा बड़े बड़े इन्वेस्टर कहीं काश इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, ₹1.5 का शेयर 3 लाख पे गया है, काश आपको ऐसा शेयर मिल गया होता। अच्छा, पब्लिक कहे यार काश मेरी किस्मत होती, मैं ये ₹1.5 का शेयर ले लेता तो भाई 3 लाख रुपए का शेयर होता। मतलब लोगों ने सपने बनाने भी शुरू कर दिए थे कि भाई आज मेरी इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे पास 100 शेयर भी होते तो आज मैं करोड़पति होता, क्योंकि यूट्यूबर आके ऐसे गाइड कर रहे थे। अब ये नालायक यूट्यूबर ये नहीं बताते कि इस कंपनी के एलसिड इन्वेस्टमेंट की आखिरी जो शेयर की डीलिंग हुई थी, डेट वाज 11 ईयर्स अगो, 11 साल पहले, आज से पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2014 के अंदर कंपनी का आखिरी शेयर बिका था, उसके बाद से कोई शेयर ही नहीं बिका। कंपनी करती क्या है? कुछ भी नहीं करती। कंपनी ने केवल एशियन पेंट्स के शेयर लिया हुआ है। एशियन पेंट्स के शेयर बढ़ेंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ेगी और कंपनी के शेयर बढ़ेंगे। यानी कि नॉन ऑपरेशनल कंपनीज होती हैं जो केवल एक किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठी होती हैं। जैसे कि बजाज की एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है महाराष्ट्र स्कूटर, ऐसे जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है नालवा सन्स, ठीक है ना? तो समझ रहे हो, तो ये होल्डिंग कंपनियां जो होती हैं वो नॉन ऑपरेशनल होती हैं। सिमिलरली हम अगर बात करें कोका कोला की, एक होल्डिंग कंपनी इंडिया के अंदर थी, कोका कोला हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नॉन ऑपरेशनल कंपनी थी। ओके, अब इनमें क्या हुआ, इनके अंदर जुबिलेंट बिवरेजेस लिमिटेड ने 40% स्टेक ले ली है। अब 40% स्टेक ले ली है तो इसका फायदा क्या हुआ कि अब जुबिलेंट बिवरेजेस बिजनेस को एक एक्सेस मिल गई है कोका कोला के इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में। से फॉर एग्जांपल, ये जो हिंदुस्तान की कंपनी थी, जो होल्डिंग कंपनी थी हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी होल्डिंग कंपनी थी किसकी? ये कंपनी होल्डिंग कंपनी थी इसकी HCCB की, हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेजेस की, जो कि सब्सिडरी है हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग की, ठीक है? तो हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेजेस जो है वो क्या करती है, वो कंपनी क्या करती है कि कोका कोला का बिवरेजेस वगैरह, बॉटलिंग वगैरह, इन सबको हैंडल करती है। देखिएगा, अगर हम बात करें कि ये लो जी, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैरायटी ऑफ द कोका कोला बिवरेजेस इन इंडिया का काम करती है, HCCB। अब जुबिलेंट ने स्टेक HCCB में नहीं लिया, HCCB तो एक सब्सिडरी है। HCCB की जो होल्डिंग है HCCH, उसके अंदर 40% स्टेक ले ली है किसने? जुबिलेंट ने। तो जुबिलेंट को एक तरीके से सब्सिडरी के बिजनेस का फायदा मिलेगा, होल्डिंग के बिजनेस का फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि होल्डिंग कंपनी जो है वो नॉन ऑपरेशनल कंपनी है, यानी कि वो सारी डिपेंड करेगी अपने औलादों के
परफॉर्मेंस पे, अपनी सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस पे। बात समझ गए? तो ये नॉन ऑपरेशनल कंपनीज का या होल्डिंग कंपनीज का कॉन्सेप्ट होता है। अभी केवल एक ही बेहतरीन कंपनी है जिसने की होल्डिंग कंपनी के रूप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल और अभी भी, जिसका नाम है नालवा सन्स, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। अब हालांकि उसके शेयर भी अभी थोड़ा प्रेशर में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिंदल के ऊपर जो आंच आई है तो वो सज्जान जिंदल की ही शेयर्स में होल्डिंग है उनकी ज्यादातर। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये थी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। अगेन, अगर आप स्टॉक मार्केट का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, कैसे शेयर मार्केट में किसी शेयर की पहचान की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो फिर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल पर एक ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर स्टॉक मार्केट के कोर्सेस में जाकर भी कोर्स बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी एक्सक्लूसिव वीडियो प्लस एक्सक्लूसिव मैसेजेस का एक्सेस मिलेगा, जहां मैं बताता हूं कि मैं जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर उनमें इन्वेस्टमेंट करता हूं। ठीक हो गई इतनी बात? धन्यवाद, धन्यवाद। अगेन, ये आज कॉर्पोरेट न्यूज इस चैनल पे सबसे लास्ट है। अब हम अगले चैनल पे ही कॉर्पोरेट न्यूज के लिए मिला करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।